नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज से है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अच्छा, ये प्रश्न उत्तर क्या है कि आपके हर एक हिंदी के एग्जाम में काम आएंगे। जो भी हिंदी की प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं या हिंदी के टीचर वाली परीक्षाएं होती हैं, जो भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, लेक्चरर या यूजीसी नेट, उसमें सभी में महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हस्ती और भवती आत्मकथा है, ये किसकी रचना है? तो ये राइटर हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी है इनका नाम। आपने नाम सुना होगा। तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है। ये है आत्मकथा हस्ती और भवती। ठीक। तो देख लेते हैं अन्याय में कौन सी संधि है। तो अन्याय में अगर आप जानते होंगे तो इसमें यण संधि है। इतना ही जानना हमारे लिए काफी नहीं होगा। हम अन्याय को देखते हैं कि संधि कैसे बनती है। अगर हमने अन्याय में संधि विच्छेद करा तो बनेगा अनिधन आय। तो अब हमारा यण संधि का नियम क्या कहता है? जब ई, छोटी ई या बड़ी ई के बाद असमान स्वर आए। असमान का मतलब इसके जैसा समान नहीं आना है। असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर हो जाता है यो, आधा। और उ के बाद, इसके बाद भी कोई असमान स्वर आता है तो उ के स्थान पर बन जाता है वो, आधा। और यही नियम होता है री के बाद कोई भी असमान स्वर आए, मतलब उसके जैसा स्वर नहीं आना चाहिए, तो री का बन जाता है रो, वो भी आधा। अब इसमें से हम अलग अलग कर लेते हैं। नौ में से हमने नी में से कर लिया नौ अलग, और ई, और इसके बाद असमान स्वर क्या आया? आ गया। ठीक है, आपको जैसा ऊपर दिखाई दे। तो ई का बन जाएगा क्या? यो, वो भी आधा। प्लस आ, आए यहाँ पर हो गया ये वाला ऊपर से, और ये अनी, और ये नौ है आधा। ठीक। और यो आ में मिला तो क्या बन गया? या, और ये यो तो यहाँ का यहाँ है, और ये आधा नौ का नौ, और ये ओ। ठीक, आधे नौ को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया क्या? अन्याय। ठीक। तो ये बात जाननी पूरी जरूरी थी हमें। अब देखिए, अगला लोकोक्ति या मुहावरा कह सकते हैं, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। इसका मतलब है कि ढोंग करना। कोई ढोंग करेगा मतलब कि गुड़ खा रहा है, और गुलगुल्लों मतलब कि जो रसगुल्ले जैसे होते हैं उनसे परहेज कर रहा है, तो ये ढोंग करना। ठीक। इसका अर्थ हुआ ढोंग कर रहा है कोई। अब देखो, भक्ति काल और रीति काल के संधि युगीन कवि किसे कहा जाता है? ये हैं हमारे केशव दास। ठीक। केशव दास को भक्ति काल और रीति काल के संधि युगीन कवि के रूप में जाना है। संधि मतलब जहां पर, ये देखिए संधि मतलब जैसे इस साइड से भक्ति काल, ये भक्ति काल, और ये रीति काल। ठीक। इन दोनों के बीच की कड़ी या बीच का कवि या संधि युगीन कवि किसे कहा जाता है? केशवदास को कहा। अब देखिए, तदी समाज नामक संस्था के संस्थापक का नाम बताइए। ये हरिश्चंद्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्र, आप जानते ही होंगे इनके बारे में। अच्छा, तदी समाज की स्थापना तब इन्होंने की, कौन से सन में की थी? 1873। ठीक। सन भी याद कर लेना। अच्छा, घीसू कहानी के रचनाकार, घीसू कहानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। हम इसको शॉर्ट में प्रसाद लिख देते हैं। और एक रचना और थी, घीसा। ठीक। इसके रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। देखो इसमें क्या है, सिर्फ आ और ऊ का अंतर है, और ये घीसा है, संस्मरण है। ठीक, याद रखना, संस्मरण। ठीक है। फिर घीसा संस्मरण है महादेवी वर्मा का, और घीसू कहानी है
जयशंकर प्रसाद की। अच्छा, लघुत्तम और लघुत्तम में अंतर समझिए। लघुत्तम मतलब सबसे बड़ा। सबसे बड़ा होता है जो उसे लघुत्तम कहा जाता है, देख रहे हो? इसमें ऊ और तम बड़ा है, तो ये लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। सबसे छोटा को लघुत्तम, और लघुत्तम सबसे बड़ा। ठीक। बाल साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, बाल साहित्य का जनक कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा, राम नरेश त्रिपाठी। इन्हें बाल साहित्य का जनक कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाल साहित्य कौन सा है इनका, जिससे बाल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इनकी एक पत्रिका थी, बाल पत्रिका, जिसका नाम है चंपक। आपने नाम भी सुना होगा, चंपक नामक बाल पत्रिका इन्होंने ही, इनकी थी ये, रामनरेश त्रिपाठी, इसीलिए इन्हें बाल साहित्य का जनक कहा जाता है। ठीक। अपनी भाषा को सुमित्रानंदन पंत जी ने क्या कहा था? जो सुमित्रानंदन पंत थे, उन्होंने अपनी भाषा को कहा था चित्र भाषा। ठीक। चित्र भाषा नाम दिया था इन्होंने, पंत जी ने। अच्छा, जीवन में निहित मंद लय का कवि किसे कहा जाता है? जीवन में निहित मंद लय का कवि कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा, त्रिलोचन। ठीक। त्रिलोचन जिन्हें वासुदेव सिंह नाम से भी जाना जाता है। ठीक। कभी कभी ये भी आता है इनका, त्रिलोचन का मूल नाम क्या है? वासुदेव सिंह। अब देखो, ये मणि है, इसमें छोटी ई है, और ये मणि है, इसमें बड़ी ई है। तो ये जो छोटी ई है, इसको रत्न कहते हैं। जो छोटी ई वाला मणि है, इसको रत्न कहेंगे। और जो बड़ी मणि वाला है, इसे सांप कहते हैं, सांप। अब देखिए, इति और इति, इन दोनों में फर्क देखिए। ठीक है। तो जो ये बड़ा वाला इति है, इसका नहीं, सॉरी, ये जो छोटा वाला इति है, इसका मतलब होता है समाप्त। इति हो गई कहते हैं ना, समाप्त हो गई या समाप्ति हो गई। और जो बड़ा वाला इति है, ये फसल में होने वाली बाधा से संबंधित है। फसल में होने वाली बाधा, में होने वाली बाधा से संबंधित। कोई भी बाधा आ जाए फसल में, जो हम फसल बोते हैं उसमें बाधा आती है, तो उसे ईति कहते हैं। ठीक। अच्छा, कबीरदास की पत्नी का नाम था लोई, आप सभी जानते होंगे। लोई या लेई भी कहते हैं इसे। ठीक है। कहीं पर लेई आए तो कंफ्यूज मत होना। और रैदास की पत्नी का नाम क्या है? देखिए, कबीरदास की पत्नी का नाम तो सब जानते हैं, रैदास की पत्नी का नाम है लोना। ठीक। लोना और लोई या लेई में अंतर जान लेना। लेई या लोई किसे कबीरदास जी की पत्नी को कहा जाता है, रैदास जी की पत्नी को लोना कहा जाता है। अब देखिए, शब्द स- साकी सरवर सली सुख पीवे कोई, ये पंक्ति किसकी है? अब ऐसा लग रहा है ये कबीरदास की पंक्ति है, मगर ये रज्जब की पंक्ति है। ठीक। रज्जब, उनकी पंक्ति है। देखिए, स्वास्तिक कहते हैं ना, ये गलत लिखा जाता है, स्वस्तिक लिखा जाता है। अच्छा, स्वस्तिक कैसे बना है? ये बना है सुधन अस्थि, सुधन अस्थि धन कौसे। ठीक। तो स्वस्तिक होता है ये, शुद्ध अशुद्ध में आता है। अच्छा, असत और असत्य में भी अंतर होता है। असत्य का मतलब होता है बुराई। क्या होता है? बुराई। अगर आपको ये पहले से प्रश्न आते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आते तो सीखिए, खूब मेहनत कीजिए। असत्य का मतलब होता है झूठ। और आपको अच्छी लग रही है ये, जो भी सारे प्रश्न हैं आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं बहुत अच्छा काम करने वाला हूँ आपके लिए। तो जैसे बधाई और शुभकामना में भी अंतर होता है, देखेंगे बधाई और शुभकामना में कैसा अंतर होता है। तो जैसा कि आप लोग को बता देता हूँ, बधाई,
बधाई कब दी जाती है? जब आप सफल हो जाते हैं, सफलता के बाद की स्थिति है। सफलता के बाद की स्थिति। ठीक है, सफलता के बाद की स्थिति या मतलब कि जैसे आप सफल हो गए तो आपको बधाई दी जाएगी। ठीक। अच्छा, शुभकामना क्या होता है? शुभकामना कब दी जाती है? सफलता से पहले। पहले की स्थिति भी कह सकते हैं। कैसे? जैसे कि बधाई जब दी जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा जब, तब आपको बधाई दी जाएगी। शुभकामना कब दी जाएगी? जब आप पेपर देने जा रहे हो, उससे पहले कि आप सफल हो जाएं। सफलता से पहले की स्थिति है शुभकामना, और सफलता के बाद की स्थिति क्या कहती है? बधाई। ठीक। आप समझ गए होंगे इसमें बधाई और शुभकामना में अंतर। ठीक है। अब हाँ, अब देखिए, एक है निशान, एक ये है निशान। ठीक। और इसमें क्या अंतर है? जो ये निशान है, इसका मतलब होता है नगाड़ा, जो ढोल जैसा होता है ना, बड़ा सा, उसे कहते हैं। इसका मतलब, निशान का मतलब होता है चिन्ह। चिन्ह बोलते हैं, होता है चिन्ह है। या ऐसे लिखते हैं इसको, या ऐसे लिख सकते हैं। ये भी शुद्ध अशुद्ध में आता है। ह आधा होता है। ठीक। ये निशान का मतलब है नगाड़ा, ये निशान का मतलब है चिन्ह। घर में नहीं दाने, बीबी चली भुनाने। ये लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कि सामर्थ्य से बाहर का कार्य। सामर्थ्य से बाहर का कार्य। क्योंकि घर में दाने ही नहीं है तो बीबी चली भुनाने, कैसे भुनाने चले जाएंगे? तो उक्ति है सामर्थ्य से बाहर की, बाहर का कार्य। ठीक। अब देखो, इसमें भी अंतर आपको पता चल जाएगा। एक होता है धनी, धनी, एक होता है धनी। ठीक। जो ये धनी है, इसको कहते हैं धनवान को कहते हैं। धनी, बहुत धनी है। और ये छोटा वाला जिसमें ई लगा है, इसे कहेंगे पत्नी के लिए आता है धनी। ठीक। अब देखो, अंगना और अंगना, इसमें भी अंतर है। इसमें बिंदु लगा है, इसमें चंद्र बिंदु लगा है। इसमें अनुस्वार लगा है, इसमें चंद्र बिंदु लगा है। तो ये अंगना का अर्थ क्या होता है? ये अंगना का अर्थ होता है स्त्री। जो ये पहला अंगना है, इसका अर्थ होता है स्त्री। इसका अर्थ होता है आंगन। आंगन। आंगन मतलब वही, ये आपके घर के बाहर का एरिया, जितने में आप खेलते कूदते हो, गार्डन वार्डन, ये लोग लगाए रखते हैं आंगन, उसे कहते हैं। ठीक। अब है गृहागत और गृहगत। तो घर को आना कहते हैं। गृहगत मतलब है घर को आना। ठीक। और गृहगत, ये गृहागत है, एक गृह, ये गृहगत है। तो गृहगत मतलब घर से जाना। देखो, सिर्फ इसमें आ का अंतर है। गृहागत होता तो घर, घर को आना हो जाता। गृहगत है तो घर से जाना होगा। ठीक। अब देखिए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। ये पंक्ति ऐसा लग रहा है कबीरदास जी की है, मगर नहीं, ये पंक्ति है रामानंद की। रामानंद। ठीक। और जाति पाति पूछे नहीं कोई, सॉरी, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये पंक्ति है कबीरदास जी की। जैसा जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई, ये रामानंद जी की पंक्तियां हैं। और जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ये कबीरदास जी की पंक्तियां। अब देखिए, चतुरानन, पंचानन, षडानन और दशानन में अंतर देखते हैं। अब देखिए, जो चतुरानन होता है, चार हैं आनंद जिसके, मतलब चार हैं सिर जिसके। चार सर किसके होते हैं? तो होते हैं ब्रह्मा जी के। ठीक। ब्रह्मा जी के चार सर होते हैं। पंचानन मतलब पांच आनंद किसके होते हैं? पांच आनंदों वाला। पांच सर किसके होते हैं? वो होते हैं हनुमान जी के। हनुमान जी या शिव जी, दोनों के पांच सर होते हैं।
षडानन मतलब 6 सर किसके होते हैं? कार्तिकेय भगवान के। दशानन आप जानते होंगे, रावण को दशानन कहते हैं। ठीक। तो ये हो गया चतुरानन, पंचानन, षडानन और दशानन में अंतर। ये भी आपने समझ लिया। अब देखो, हिमालय यात्रा। हिमालय यात्रा किसकी रचना है? ये है कृष्णनाथ की रचना। और ऐसे ही हिमालय यात्रा, देखो हिमालय यात्रा इसमें यो नहीं है, हिमालय यात्रा। ये हिमालय यात्रा है, ये काका कालेकर की है। काका कालेकर, आपने सुना ही होगा ना। देखो, अब ग्राम श्री और ग्राम्या, ये रचना है पंत जी की, सुमित्रा नंदन पंत, उनकी रचना है। और ग्राम है जयशंकर प्रसाद, तो इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे प्रसाद जी की। ठीक, ये दोनों रचनाएं आपने जान ली। सिर्फ जीतने की इच्छा, उसे कहेंगे जिगीषा। जीतने की इच्छा कहेंगे जिगीषा, और जो जीतने की इच्छा रखता है उसे जिगीषु कहते हैं। ठीक। अब ये है हमारा जीने की इच्छा। अच्छा, जीने की इच्छा क्या कहलाएगी? जैसे जीतने की इच्छा जिगीषा कहलाती है, तो जीने की इच्छा कहलाती है जिजीविषा। और ये बी नहीं है, विषा है, जिजीविषा। ठीक। ये शुद्ध अशुद्ध में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको देख लेना। तो आलोचना का परशुराम किस लेखक को कहा जाता है? आलोचना का परशुराम बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक है, उनका नाम है रामविलास शर्मा। आपने देखा ही होगा, रामविलास शर्मा। बहुत सारी आलोचनाएं इन्होंने की थी, इसीलिए इनको आलोचना का परशुराम कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखिए, एक तो ये शम है, एक ये है सम। ठीक। अभी शम मतलब, इसका मतलब होता है शांति, इसका मतलब होता है बराबर से। वैसे भी याद कर लीजिए, ये शौ से शम, ये वाले में शांति, ये सम है बराबर। और नहीं लिखा मैंने, कोई नहीं। अगला अगला देखिए। देखिए, नाट्य वृत्तियों के नाम। ये ऋग्वेद में कौन सी नाट्य वृत्ति, क्या नाम है उसका? यजुर्वेद में कौन सी नाट्य वृत्ति है, उसके बारे में देखेंगे। तो ऋग्वेद में नाट्य वृत्ति को कहा जाता है भारती। ठीक। और यजुर्वेद की नाट्य वृत्ति को कहा जाता है सात्वती। जो सामवेद है उसमें नाट्य वृत्ति को कहा जाता है कौशिकी। और जो हमारी अथर्ववेद में नाट्य वृत्ति बसती है उसे कहा जाता है आरभटी। ठीक। इसमें नाट्य वृत्तियों के नाम हैं ये अलचार वेदों में। अब देखिए, गोरी नजरों में हम, ये यात्रा वृत्तांत किसका है? आपने नाम सुना होगा, एक राइटर है प्रभाकर, प्रभाकर माचवे, नाम सुना होगा आपने। उनकी रचना है गोरी नजरों में हम। और ये यात्रा वृत्त है। यात्रा वृत्त मतलब यात्रा करते हैं, जो उसका वृत्तांत सुनाते हैं, तो उसको ही यात्रा वृत्त कहते हैं। जैसे जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द, जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे कहते हैं उद्भिज। ठीक। और देखिए यहाँ पर जरा और जरा, ये जरा है जिसमें नुक्ता लगा है, नुक्ते का ही फर्क है, नुक्ता लगने वाले जरा को कहते हैं थोड़ा सा। ठीक, इसे कहेंगे थोड़ा सा। जैसे जरा सा पानी दे दो मुझे, थोड़ा सा। ठीक। और ये जरा का मतलब है बुढ़ापा। ये जिसमें नुक्ता नहीं लगा है उसे बुढ़ापा कहते हैं। और ये जरा को, ये थोड़ा सा खाना दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो, ऐसा बोलते हैं ना। अच्छा, रामचरित मानस को भारत का बाइबिल किसने कहा था? जो रामचरित मानस है उसे भारत का बाइबल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम लिखेंगे एचपीडी शॉर्ट में। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए, एक है कृत, एक है कृत। कृत का मतलब होता है किया हुआ।
किया हुआ। ठीक। अभी क्रीत का मतलब है खरीदा हुआ। कृत, ये इसमें री लगा है, इसमें क्रीत बड़ी ई लगी है। कृत और क्रीत, खरीदा हुआ क्रीत, और कृत मतलब होता है किया हुआ। ठीक। आदिकाल और भक्तिकाल के संधि युगीन कवि, जैसे हमने देखा था इससे पहले रीतिकाल और भक्तिकाल के संधि युगीन कवि, तो ये हैं विद्यापति। आपने सुना होगा विद्यापति, बहुत ही अच्छे कवि थे। आदिकाल और भक्तिकाल के संधि युगीन कवि कहा जाता है। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्योतिषाचार्य की उपाधि किसने दी थी? अच्छा, BHU सुना होगा आपने, इसको BHU को कहते हैं काशी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक। BHU ने दी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्योतिषाचार्य की उपाधि किसने दी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU का मतलब है काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कहा जाता है इसको। ठीक है। अब देख लेते हैं ये जो देवता हैं और इनकी शंख है, उनके नाम देख लेते हैं। कृष्ण भगवान है, उनकी शंख का नाम था पांचजन्य। पांचजन्य उनकी शंख का नाम था। और युधिष्ठिर की शंख का नाम था अनंत विजय। अनंत विजय, और भीम की जो शंख थी उसका नाम था देवदत्त। याद रखना, आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। और ये मैंने सब हाथ से लिखे हैं अपने, उसके बाद आपको बताने के लिए भी फिर से हाथ से लिख रहा हूँ। और इसको कहते हैं मणिपुष्पक। सहदेव की शंखों को कहा जाता है मणिपुष्पक। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, औरों को भी शेयर कर सकते हैं, क्या पता किसी के काम आ जाए। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। देखो, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है या ऐसे भी लिख सकते हैं सन्यासी को, दो नौ ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, या ऐसे लिख देते हैं, ये सही होगा, ऐसा सही नहीं होगा। ठीक। तो सन्यासी किस किस से मिलकर बना है? समधन न्यासी। ठीक। इन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। ये बहुत बार आता है और बहुत बार बच्चे गलत कर देते हैं। देखो, तारों भरी रात को क्या है कहा जाता है? यामिनी। आपने नाम सुना होगा, यामिनी लड़कियों का नाम भी होता है। और आधी रात के समय को क्या कहा जाता है? निशीथ। निशीथ कहते हैं आधी रात के समय। ठीक है। तारों भरी रात को क्या है कहा जाता है? यामिनी। अच्छा, पितृच्छा, इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें भी यण संधि होगी। चलिए देखते हैं कैसे हो सकती है यण संधि। जैसे हमने लिखा पितृच्छा। ठीक। अब इसको अलग अलग करेंगे तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, पितृधन इच्छा। ठीक। हमने यण संधि में पढ़ा था कि री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो री के स्थान पर र हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग करते हैं। तो प्लस री है, री के बाद कोई असमान स्वर आ गया ई। ठीक। इच्छा, ऐसे इसको पूरा ही लिख देते हैं। ई आ गया, आप लोग जान लीजिए बस। ठीक। तो री का बन जाएगा रो, आधा। रो प्लस ई प्लस तो। आपने, अच्छा, आप जानते होगे कि त्रौ कैसे बनता है? तो प्लस रो से। ठीक। तो रो में तो और रो मिलके क्या बन गया? त्रौ। त्रौ में ई मिला तो त्रि। अब ये तीनों मिलके क्या बन गए? त्रि। और ये चौ और छा बचा है, और ये पी। तो ये यण संधि है। ठीक। अच्छा, आपको वीडियो कैसी लगी? आपने लास्ट तक देखा तो आपको समझ में भी आया होगा बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको अभी तक का समझ में ना आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से जरूर कमेंट करिए, और
आगे को पहुँचाइए वीडियो को, ताकि मैं और अच्छा इससे कंटेंट दे पाऊँ। थैंक यू सो मच।